हिंदुस्तान के दक्कन पर काबिज ग्रेट ब्रिटेन जितनी बड़ी महान रियासत, हैदराबाद पर हुकूमत करने वाले निज़ाम मीर उस्मान अली खान को हिंदुस्तान में मिलाए बगैर संयुक्त भारत महज एक सपना होता। 1947 के नवंबर महीने में निज़ाम के सलाहकार कासिम रज़वी ने दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल के घर में उनसे एक अहम मुलाकात की। कासिम रज़वी ने धमकी देते हुए पटेल से कहा कि आप हैदराबाद को हिंदुस्तान में मिलाने का अपना सपना छोड़ दें, इसी में आपकी भलाई है। सरदार पटेल ने कहा कि हैदराबाद हमेशा से ही हिंदुस्तान की रियासत रहा है। इतिहास में कभी भी हैदराबाद एक आजाद मुल्क नहीं रहा। अब जनता सर्वोपरि है। अंग्रेजों के जाने के बाद निज़ाम को हैदराबाद भारत में मिलाना ही होगा, इसी में सबकी भलाई है। रज़वी ने कहा, आप सरदार दिल्ली के होंगे, अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो रियासत में हिंदू वर्ग के लिए मुश्किलें हो सकती हैं। कासिम रज़वी पर आवाम पर जुल्म ढाने के कई आपराधिक मामले पहले से ही दर्ज थे। कासिम रज़वी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रेसिडेंट था। इसने रज़ाकार नाम से संगठित हथियारबंद गिरोह तैयार कर रखे थे। रियासत में खुलेआम सांप्रदायिक दंगे, लूटपाट, बलात्कार और हत्या के पीछे इसी गिरोह का हाथ था। कासिम रज़वी ने निज़ाम के इर्द गिर्द सब अपने लोग भर दिए थे। निज़ाम और उनकी सरकार अंदर से बहुत हद तक रज़वी की गिरफ्त में थी। कासिम रज़वी हिंदुओं की सत्ता में भागीदारी के पक्ष में नहीं था। सत्ताधारी हिंदू अयोग्य है और केवल एक मुस्लिम को ही राज करने का हक है। ये सोच कासिम रज़वी के बहुत भीतर उसके अंदर बसी हुई थी। सरदार पटेल ने कासिम रज़वी से मुस्कुराते हुए कहा, हैदराबाद में हिंदू वर्ग बाहुल्य में है। जनता के खिलाफ आपका निर्णय आपकी खुदकुशी से कम और कुछ नहीं होगा। सरदार पटेल से कासिम रज़वी की ये पहली और आखिरी मुलाकात थी। हिंदुस्तान कश्मीर में उलझा हुआ है। उसके पास हैदराबाद पर प्रेशर डालने के लिए सेना और रिसोर्सेज नहीं है। ऐसा कहकर सैयद कासिम रज़वी ने निज़ाम मीर उस्मान अली खान को अपनी तरफ कर रखा था। निज़ाम ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने से बिल्कुल मना कर दिया। बड़ी मुश्किलों और निज़ाम की कई शर्तों के बाद भारत ने हैदराबाद के साथ 29 नवंबर को एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया, जिसका मतलब ये था कि वो काम जो हैदराबाद और बाकी हिंदुस्तान में होता था और जैसे भी होता था वो 1 साल तक वैसे ही चलता रहेगा। के.एम. मुंशी जो हैदराबाद में भारत के एजेंट जनरल अपॉइंट हुए थे, उनके अनुसार स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हो जाने से लोगों को ऐसा लगने लगा कि हिंदुस्तान ने अब हैदराबाद खो दिया है। हैदराबाद स्टेट कांग्रेस तत्कालीन रियासत में मौजूद एक पॉलिटिकल पार्टी थी, जिसकी स्थापना 1938 में हुई थी। इस पार्टी ने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को भारत की कमजोरी की तरह देखते हुए उसका विरोध किया। हैदराबाद स्टेट कांग्रेस निज़ाम के शासन और उसमें पनप रहे रज़ाकारों के अत्याचारों के सख्त खिलाफ थी। वीपी मेनन के अनुसार स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट निज़ाम का एक्सेशन को टालने का एक जरिया था। निज़ाम के स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर किए गए दस्तखत की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी और निज़ाम ने पाकिस्तान को करोड़ों रुपये उधार दे दिए। 10 जनवरी 1948 आते आते ये आंकड़ा 20 करोड़ पहुंच चुका था। यही नहीं, पाकिस्तान से हथियार के आमद की खबरें भी आने लगी और फिर हिंदुस्तान और हैदराबाद के मध्य एक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी हो गया। हैदराबाद के इरादे साफ थे, बगावत। हिंदुस्तान के बीच में मौजूद इस विशाल रियासत में ज्यादातर हिंदू थे जो भारत में शामिल होना चाहते थे, लेकिन वहां के हथियारबंद रज़ाकारों ने जनता के बीच एक खौफ बनाकर रखा था।
हैदराबाद पर अल्पसंख्यक का आधिपत्य था। ज्यादातर सरकारी ओहदों पर मुसलमान काबिज थे, जबकि उनकी आबादी 1/4 से भी कम थी। दरअसल कासिम रज़वी ने इन मुसलमानों को ये डर दिखा रखा था कि निजाम की हुकूमत अगर खत्म हुई तो उन सब के लिए आफत आ सकती है। एक तरफ हैदराबाद की बगावत और दूसरी तरफ कश्मीर की बढ़ती उलझन। दिल्ली में इन परेशानियों को लेकर असमंजस था। माहौल में तनाव। इस तल्ख हवा से कुछ ही दूर बिरला हाउस की एक प्रार्थना सभा में 30 जनवरी 1948 को कुछ अलग ही हो गया। महाराष्ट्र के नाथूराम विनायक गोडसे ने नई दिल्ली में महात्मा गांधी के सामने आकर उन्हें नमस्कार किया और फिर उनके सीने में 3 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर दी। महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रपिता के सीने में 78 वर्ष की उम्र में 3 गोलियां। उस समय बंटवारे के कारण हालात सामान्य नहीं थे और गांधी जी इससे परेशान रहा करते थे। अपनी प्रार्थना सभाओं में वो सब धर्मों की एकता और शांति की बातें करते थे। ऐसी ही एक प्रार्थना सभा के लिए बढ़ रहे उनके कदमों को 30 जनवरी 1948 को हमेशा हमेशा के लिए रोक दिया गया। बापू अब हमारे बीच नहीं थे। हिंदू महासभा के मेंबर नाथूराम गोडसे ने इससे पहले भी 1944 को गांधी जी को मारने के 2 असफल प्रयास किए थे। 1944 के मई महीने में पंचगनी की एक प्रार्थना सभा में गांधी जी की चाकू से हत्या करने का प्रयास किया गया और फिर सितंबर में एक और असफल प्रयास। दोनों ही बार गोडसे और उनके साथी गिरफ्तार हुए, लेकिन गांधी जी की नो क्रिमिनल चार्जेस पॉलिसी के तहत रिहा कर दिए गए। देश के राष्ट्रपिता की हत्या के बाद नाथूराम विनायक गोडसे को हिरासत में लिया गया और उनके खिलाफ ट्रायल शुरू हुआ। बचपन में शर्मीला स्वभाव व व्यक्तित्व रखने वाले गोडसे एक हत्यारे कैसे बन गए? Exercise of faith will be the safest where there is a clear determination summarily to reject all that is contrary to truth and love. I confess that I have no argument to convince through reason. Faith transcends reason. All I can advise is not to attempt the impossible. सरदार पटेल देश के गृह मंत्री थे और उनके ऊपर कई उंगलियां उठी। वामपंथी नेता पी सुंदरैया ने सरदार पटेल पर दूसरे संघों के साथ मिल गांधी जी की हत्या का सीधा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसा सरदार पटेल ने इसलिए किया जिससे कि चारों ओर जोर की सत्ता जल्द से स्थापित की जा सके, जो कि गांधी के रहते संभव नहीं था। महात्मा गांधी की रक्षा में नाकाम होने के कारण कई लोग पटेल से इस्तीफे की मांग भी करने लगे। सरदार पटेल के लिए ये आरोप झकझोर देने वाले थे। भावुक होकर पटेल ने 3 फरवरी 1948 को अपना इस्तीफा लिख लिया, लेकिन पंडित नेहरू ने पटेल को बीते 30 सालों में भारत की आजादी के लिए किए गए उनके संघर्षों को याद दिलाया और कहा कि गांधी जी के अब ना रहने पर उन दोनों का साथ भावी हिंदुस्तान के लिए अपरिहार्य है। वल्लभ भाई पटेल को नेहरू की ये बात सुनकर गांधी जी से किया हुआ अपना वो वादा याद आया जो उन्होंने उनसे उसी रोज किया था जिस रोज की शाम गांधी जी की हत्या हुई। पटेल नेहरू के नेतृत्व करने के तरीकों से खासा सहमत नहीं थे। वो इस्तीफा देना चाहते थे और ये बात लेकर गांधी जी के पास पहुंचे। गांधी जी ने पटेल से कहा कि अभी अभी आजाद हुए भारत में उनके साथ के बिना नेहरू हिंदुस्तान को कैसे संभालेंगे। गांधी जी ने उस रोज सरदार पटेल से वादा लिया कि वो कभी भी अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। सरदार पटेल ने गांधी जी से किया हुआ अपना वादा कायम रखा। पंडित नेहरू सरदार पटेल के ऊपर उठ रही उंगलियों के समय उनके साथ खड़े रहे। नाथूराम गोडसे पर कोर्ट ट्रायल
और हिंदुस्तान हैदराबाद के नेगोशिएशंस जारी थे। हैदराबाद के प्रधानमंत्री लायक अली ने पंडित नेहरू से 15 अप्रैल 1948 को एक मुलाकात की। पंडित नेहरू ने कहा कि कासिम रज़वी भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहा है और इसे अब हमें सख्ती से रोकना होगा। लायक अली ने कहा, हमने कासिम रज़वी को चेतावनी दी है, लेकिन उसके भड़काऊ भाषण के लिए कुछ हद तक आपके लीडर्स भी जिम्मेदार हैं, जो बार बार ये कह रहे हैं कि हैदराबाद पर कभी भी सैनिक हमला हो सकता है। नेहरू ने कहा कि हम तो बातचीत से इस मसले को सुलझाना चाहते हैं। इस पर लायक अली ने कहा कि अगर ऐसा है तो हम आपसे कह देना चाहते हैं कि भारत में शामिल होना हैदराबाद के विकल्प में नहीं है। हाँ, हम 2 राष्ट्रों की तरह एक पॉलिटिकल अकॉर्ड जरूर कर सकते हैं। नेहरू से इस मुलाकात के बाद अगले दिन लायक अली सरदार पटेल से मिले। सरदार पटेल ने कहा कि भारत की एकता को हम तार तार नहीं होने देंगे, जिसे हमने अपने खून पसीने से हासिल किया है। हम आजाद हैदराबाद के लिए कभी भी सहमत नहीं होंगे। निजाम ने 22 अप्रैल 1948 को माउंटबैटन को एक खत लिखा और कहा कि हैदराबाद उनका अंदरूनी मामला है और इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सरदार पटेल ने माउंटबैटन के बड़े अनुरोध के बाद 13 जून 1948 को हैदराबाद को एक स्पेशल स्टेटस देने पर अपनी सहमति दे दी। आखिरकार भारत ने हैदराबाद को एक ऐसी रियायत दे दी जिसने हैदराबाद को लगभग एक आजाद मुल्क का दर्जा दे दिया। हैदराबाद अब अपना कानून खुद बना सकता था, 20,000 सैनिकों की फौज रख सकता था। किसी इंटरनल इमरजेंसी में ही हिंदुस्तानी फौज हैदराबाद में दाखिल हो सकती थी। निजाम की सत्ता भी अब महफूज थी। हैदराबाद स्टेट के इस स्पेशल स्टेटस पर अपनी बात जारी रखेंगे भारत एक सोच मेगा सीरीज के नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।